इसी बीच नागपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नागपुर के दंगाइयों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर कॉपी में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी जिक्र किया गया है। जांच के दौरान अफवाह फैलाने वाले 172 वीडियो भी मिले हैं उस वक्त के। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है नागपुर के दंगाइयों के खिलाफ। एफआईआर में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि 172 ऐसे वीडियो मिले हैं जिन्होंने उस समय अफवाह फैलाई। जांच के दौरान अफवाह फैलाने वाले 172 वीडियो मिले हैं। तो आपको बता दें कि फिल्म के बाद क्या छावा फिल्म के बाद इस तरीके या जिस तरीके से तन से जुड़ा, जैसे उसको ग्लोरीफाई किया गया, क्या उस फिल्म के बाद से छावा मूवी से जुड़ा हुआ कोई भी हमारे एफआईआर में कंटेंट नहीं है। हमारा जो भी एफआईआर में कंटेंट है, पहला एफआईआर में कंटेंट है कि जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वाले वीडियो को जो कट करके जो वायरल किया गया और उसके बाद से जो वायलेंस हुआ, वो पहला हमारे इसमें है। और दूसरे में है जो वायलेंस हुआ, वायलेंस वाले वीडियो को स्प्रेड करके फर्दर वायलेंस हुआ, वो सेकंड वाले में है। तीसरे में है जो ऑफेंसिव कमेंट्स वगैरह किए गए इससे जुड़े हुए। चौथे में है जो वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। ऐसे प्रकार के 4 हमारे इसमें है। उस पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि फहीम सही था और उसको जानबूझकर अरेस्ट किया गया है। तो क्या उनके पार्टी के अलग अलग नेता कार्यकर्ता जो भी उससे जुड़े लोग थे, उन सबको भी इन्वेस्टिगेशन या उनसे जुड़े जो अकाउंट्स हैं उन सबको वेरीफाई और देखिए, इसमें 2 प्रकार की चीजें। पहला तो ये फहीम खान जो एक्चुअल में जो वायलेंस हुआ है उसमें अरेस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर जो है कि उसने जो कॉन्स्पिरेसी की है, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले जिसकी वजह से लोग सब उससे जुड़ गए और बाहर आ गए, तो वो हमने जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि ऐसा हुआ है। अब इसमें क्या है कि वो बाकी लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं, तो वो तो ऑफकोर्स उसको क्या कहते हैं डिफेंड करने वाले लोग रहेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली जो हमने मॉनिटर किया सोशल मीडिया में जो दिख रहा है, उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन पहले टप्पे में फैलाई गई। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के बाद कुछ उसके वायलेंस के वीडियोस निकाले गए, उससे फर्दर वायलेंस बढ़ाया गया। और चौथा जो मैंने जैसा आपको बताया कि वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया, और वो जो चौथा वाला है उसमें बाहर के भी, नागपुर के बाहर के भी लोग हैं जिन्होंने वायलेंस को ग्लोरीफाई किया, और एक तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि ये फर्दर वायलेंस हो और स्टेट के खिलाफ में लोग इस तरीके से धारा जिस एफआईआर में लगी है उसमें क्या फहीम खान का नाम है? हाँ है, क्या उसके ट्विटर हैंडल का नाम है या उसके फेसबुक हैंडल का जिक्र है? उसमें है, उनके सोशल मीडिया के हैंडल का जिक्र है। अभी तक की जांच में कोई टेरर एंगल आपको दिखता है? नहीं, टेरर एंगल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये एंगल जरूर है कि जो वायलेंस जो हुआ है उसको ग्लोरीफाई किया गया और उसको और फर्दर वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया गया। और जिस तरीके से अगर पुलिस पर पथराव उस दिन हुआ था, तो उस चीज को उन्होंने ग्लोरीफाई किया और उसको उन्होंने कहा कि ये सही हुआ और ये होना चाहिए। पोलिसांच्या विरोधात भडकवण्यात आलं असे म्हणाला आहे का? असाही तर ते गुन्हा नंबर 30/25 तेच आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पोलिसांच्या विरोधात जे पोलीस आणि स्टेटच्या विरोधात जे वायलेंस केला होता त्यांना त्यांनी ग्लोरीफाय केला आहे आणि नंतर ग्लोरीफाय करून ते त्यांना अपील केलं की ते परत झाला पाहिजे। टोटल अकाउंट्स कितने हैं जिसे आपने डिलीट करने के लिए कहा है? कंटेंट्स को डिलीट करने का है। ते अराउंड 230 हाँ, तो 230 के ऊपर हैं, लेकिन अभी एफआईआर में 50 के आसपास हमने उनको। तो नागपुर में सोमवार को हिंसा हुई, जिसके बाद पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। 90 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ सामने आया है बांग्लादेशी कनेक्शन। जी हां, वो बांग्लादेशी कनेक्शन जिसके जरिए बांग्लादेश में बैठे कुछ यूजर्स ने माहौल को खराब करने की साजिश रची, हिंसा भड़काने का षड्यंत्र रचा। देखा जाता है कि जब भी कोई हिंसा होती है तो उस हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यही नागपुर में 17 मार्च की उस दरमियानी रात भी हुआ, जिस रात नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की थी। अराजक तत्वों की तरफ से सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट किए गए,
आपत्तिजनक पोस्ट करके लोगों को उकसाया गया और जब भीड़ बढ़ गई तो फिर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। हैरानी इस बात की है कि सोशल मीडिया पर जो लोग भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे उसमें बांग्लादेश के कुछ लोग भी शामिल हैं। पुलिस को तो बांग्लादेश से संचालित एक ऐसा अकाउंट मिला है जिसने नागपुर में हिंसा की आग लगाने में शुद्ध देसी घी की तरह काम किया। बांग्लादेशी यूजर ने हिंसा के बाद धमकी भरा पोस्ट करते हुए तो यहाँ तक लिखा कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में तो और भी बड़े दंगे किए जाएंगे। अब नागपुर हिंसा में नफरत की आग लगाने वाला ये बांग्लादेशी नागरिक कौन है और उसका नागपुर से क्या लेना देना है, इसका पता लगाया जा रहा है। साइबर सेल ने तो मेटा से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने की अपील तक कर दी है, लेकिन अपनी खैर तो वो लोग बनाए जो उपद्रवी लोकल हैं, क्योंकि पुलिस किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है और ना ही सीएम फडणवीस उपद्रवियों पर किसी तरह की दया दिखाने के मूड में दिख रहे हैं। ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही। त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, नागपूरमध्ये कधीही दंगल झालेली नाही। त्यामुळे परवाचा झालेला इन्सिडेंस हा काही लोकांनी याच्याकरता काही हा समाज तो समाज असं नाही, पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां के भागलपुर में सरेआम गोलीबारी हुई है। मंत्री नित्यानंद राय के भांजे को मारी गई है गोली। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक घायल हुआ है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में ये गोलीबारी हुई है। आपसी विवाद बताई जा रही है। गोलीबारी की वजह भाई ने भाई को मारी है गोली। मामूली विवाद में भाई विश्वजीत और जयजीत के बीच फायरिंग हुई। विश्वजीत की मौत हो गई है, जयजीत का इस वक्त इलाज चल रहा है। मां भी जख्मी हुई है। भागलपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की मौत हो गई है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए किस तरह से आपसी विवाद रहा और क्या जानकारी? देखिए, ये विवाद जो है गृह मंत्री नित्यानंद राय के वीरेंद्र जी के दो भांजों के बीच में लड़ाई हुई। भागलपुर में शुरुआत हुई पानी को लेकर और उसके बाद इतनी कहासुनी पहुंच गई कि दोनों के बीच में गोलीबारी हुई। एक जख्मी हुआ, उसके बाद एक की मौत हो गई है। एक भाई जख्मी है, उसमें मां बीच बचाव करने आती हैं और वो भी जख्मी हो गई हैं। तो इस तरह की घटना हुई है और जो सुनने में आ रहा है कि गृह मंत्री नित्यानंद राय के भांजे हैं दोनों का आपसी रंजिश चल रहा था। बहुत दिनों से एक ही घर में रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। इस तरीके की घटना हुई है, बड़ा दुखद है, एक की मौत भी हो गई है। भाई वीरेंद्र, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। लेकिन ये बिहार है, बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है और मुख्यमंत्री का इकबाल साफ तौर पर खराब हो गया है। और आज कई ऐसे सवाल थे जिस पर माननीय मुख्यमंत्री खड़ा होकर मोबाइल वाले मामले पर बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी दवा खाकर आए हैं कि नहीं खाकर आए हैं। तो ये सदन सुना है, भले पर क्या मोबाइल कहा कि मोबाइल को इजाज़त मत दीजिए, मोबाइल रख के लोग, हम लोग विद्यार्थी हैं क्या? लोकतंत्र मंदिर के सदस्य हैं और बिहार के जो कानून बनता है उसमें हम लोग का भूमिका रहती है। जितना आपकी भूमिका है उससे कम हमारी भूमिका नहीं है। मतलब मोबाइल सदन में लेके, हाँ, उनके दल के ही लोग मोबाइल पर निवेदन पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं, शून्यकाल पढ़ते हैं और ये सारा कुछ पता नहीं। मोबाइल कह कि पहले हम देखते थे, अब नहीं देखते हैं। अब देखिएगा कि आपको समय कहाँ मिलता है, 10 को छेके हुए रहता है सप्लायर सब, तो सप्लायर्स के बीच में रहिएगा तो आपको मोबाइल देखने देगा। तो ये थे भाई वीरेंद्र, आरजेडी के विधायक, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। और ये जो घटना हुई है नित्यानंद राय के भांजों के बीच में, ये गोलीबारी तक पहुंच गई। छोटी सी विवाद ने बड़ा तुल ले लिया और उसके बाद पानी को लेकर विवाद हुआ और पानी से भी बड़ी बात होगी। घर में आपसी रंजिश थी, उसको लेकर विवाद हुआ। मां बचाव करने गई, वो भी जख्मी हो गई हैं। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन ये विवाद काफी पुराना रहा है और अब फायरिंग में मौत भी हो गई।